क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में दो आर्टिकल पब्लिश किए हैं जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पब्लिश्ड आर्टिकल से पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव की पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब है कि पैसा उधार लेने और जमा करने की कॉस्ट बदल सकती है। तो इस वीडियो में हम आरबीआई की नीति के बदलाव के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, प्राकृतिक ब्याज दर में वृद्धि। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सैद्धांतिक अवधारणा है जो उस इंटरेस्ट रेट को शो करती है जो इकोनॉमी को एक पूरी कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हुए इन्फ्लेशन, पैसे की बढ़ती कीमत और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को कंट्रोल्ड लेवल पर रखती है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जिसका यूज सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करते टाइम करते हैं। एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि इकोनॉमी चाहे वो किसी भी देश की हो, वो एक कारखाने जैसी होती है। नेचुरल इंटरेस्ट रेट उस गति का रिप्रेजेंटेशन करती है जिस पर कारखाना अपनी टॉप नॉच कैपेसिटी यानी अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर काम कर सकता है, बिना प्रोडक्शन में अननेसेसरी इंक्रीज यानी कि मुद्रास्फीति या वर्कर्स की कमी, बेरोजगारी के। यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को अननेसेसरी इंक्रीज माना है और बेरोजगारी को वर्कर्स की कमी। रीसेंट स्टडीज से पता चलता है कि इंडिया के लिए नेचुरल इंटरेस्ट रेट पहले के अनुमानों के अकॉर्डिंग 0.8% से 1% के बीच थी, जो कि अब ज़्यादा हो सकती है, जो कि 1.4% से 1.9% के बीच है। ये वृद्धि कई फैक्टर से प्रेरित है। इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़त का साइन देती है। इन्फ्लेशन रेट में बढ़त विशेष रूप से आरबीआई के गोल से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को स्टेबल कर सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज और गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में उतार चढ़ाव नेचुरल इंटरेस्ट रेट को प्रभावित कर सकते हैं। यदि नेचुरल इंटरेस्ट रेट वास्तव में अनुमान से ज़्यादा है तो आरबीआई नीतिगत दर यानी पॉलिसी रेट, जो कि अभी 6.5% है, उसे नेचुरल रेट के करीब लाने के लिए बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि से लोगों को और बिजनेसेस के लिए लोन लेना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ये इन्वेस्ट और एक्सपेंडिचर को कम कर सकता है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीमा हो सकता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को कम करने में मदद कर सकती है क्योंकि लोग इस सिचुएशन में कम खर्च करते हैं और ज़्यादा सेविंग करते हैं। नेचुरल इंटरेस्ट रेट में बढ़त इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। आरबीआई को केयरफुली डेटा का एनालिसिस करना होगा और ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर विचार करना होगा ताकि ये इंश्योर हो सके कि पॉलिसी रेट्स में चेंज अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल और कंटिन्यूस डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। जब आरबीआई पॉलिसी रेट में चेंजमेंट करता है तो ये कई फैक्टर्स पर सोच विचार करता है, जिनमें शामिल है इन्फ्लेशन। आरबीआई का गोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इसे टारगेट रेंज के अंदर रखना है। यदि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर इसे कम कर सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आरबीआई ये भी इंश्योर करना चाहता है कि इकोनॉमी अच्छी स्पीड से बढ़ रही है या नहीं। यदि विकास धीमा है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करके इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को इनकरेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। आरबीआई एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर भी नजर रखता है। यदि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करके नौकरियों के सृजन को बढ़ा सकता है। देन है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरबीआई को यह भी इंश्योर करना होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम स्थिर है और कोई बड़ा रिस्क नहीं है। यदि फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहे हैं तो आरबीआई रेट्स को बढ़ाकर उन्हें कम कर सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आरबीआई को चिंता है कि ये कंट्रोल से बाहर हो सकता है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई पॉलिसी रेट को बढ़ा सकता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके और इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। इकोनॉमी में चेंज होने के साथ साथ नेचुरल इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ बदल सकता है क्योंकि नई टेक्निक्स डेवलप्ड होंगी जो प्रोडक्शन में वृद्धि कर सकती हैं, जिससे पोटेंशियल प्रोडक्शन और नेचुरल इंटरेस्ट रेट में वृद्धि हो सकती है। आबादी की उम्र और जेंडर स्ट्रक्चर में बदलाव से लेबर मार्केट और इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे नेचुरल इंटरेस्ट रेट में बदलाव हो सकता है।
ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों में उतार चढ़ाव इंडिया के लिए नेचुरल इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि इंडिया में लेबर फोर्स की कमी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कम यंग वर्कर्स उपलब्ध होंगे, जिससे पोटेंशियल प्रोडक्शन कम हो सकता है और नेचुरल इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। आरबीआई का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और उसे 4% के गोल तक लाने का ऑब्लिगेशन है। इन्फ्लेशन में बढ़त का मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज की कीमतें टाइम के साथ बढ़ती हैं, जिससे लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। ये हम पिछले पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। जून 2024 में इंडिया में इन्फ्लेशन 5.08% पे थी, जो आरबीआई के 4% के गोल से ज़्यादा है। यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो इससे कई नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, जिससे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर कम हो सकता है। इसका असर कम इनकम वाले लोगों पर ज़्यादा पड़ता है, जिससे इनकम इनइक्वलिटी बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कई उपाय कर सकता है, जिनमें जिनमें से एक है इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे लोग कम खर्च करते हैं और ज़्यादा सेविंग करते हैं। ये कम डिमांड और कम इन्फ्लेशन की ओर ले जा सकता है। हालांकि इंटरेस्ट रेट में वृद्धि का नेगेटिव प्रभाव भी हो सकता है। ये आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है, क्योंकि बिजनेसेस के लिए इन्वेस्ट करना और एक्सपेंड करना ज़्यादा महंगा हो जाता है। आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और ज़्यादा डेवलपमेंट को बनाए रखने के बीच बैलेंस बनाना होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई खुले बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद कर या बेचकर करेंसी की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर करेंसी आपूर्ति को कम कर सकता है। इसके उलट जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो आरबीआई जी सेक खरीद कर करेंसी की आपूर्ति बढ़ा सकता है। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आरबीआई बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच सकता है। इससे लोगों के पास कम पैसा होगा, जिससे वे कम खर्च करेंगे और इन्फ्लेशन पर दबाव कम होगा। आरबीआई टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसी के ढांचे में भी बदलाव कर सकता है, ताकि इन्फ्लेशन को अधिक प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया जा सके। इसमें इन्फ्लेशन गोल, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के यूज और इन्फ्लेशन फोरकास्ट में बदलाव शामिल हो सकते हैं। आरबीआई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर रेगुलेटरी मेजर्स भी कर सकता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वे लोन देने की अपनी पॉलिसीज में पेशेंस रखें और इन्फ्लेशन को बढ़ावा ना दें। इन्फ्लेशन कंट्रोल एक टर्म प्ले है। आरबीआई को सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि फाइनेंशियल पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में योगदान कर रही हैं। इनमें ट्रेजरी पॉलिसी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्राइस कंट्रोल मेजर्स में कोऑर्डिनेशन शामिल हो सकता है। आरबीआई को लगातार इन्फ्लेशन के रुझानों पर नजर रखनी होगी और आवश्यकता अनुसार नीतिगत बदलाव करने होंगे। इन्फ्लेशन एक गतिशील घटना है और आरबीआई को बदलती परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना होगा। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है एमपीसी में मतभेद। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी इंडिया के लिए इंटरेस्ट रेट्स को निर्धारित करने वाली एक संस्था है। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए, इस बारे में अपना नजरिया, एक व्यू पॉइंट होता है। कभी कभी एमपीसी के मेंबर्स के बीच रेट्स के बारे में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। मान लीजिए कि एमपीसी में कुछ मेंबर्स का मानना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स को बढ़ाना जरूरी है। उनका तर्क है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स लोगों को उधार देने और खर्च करने से रोकेगा, जिससे डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन पर दबाव कम होगा। लेकिन एमपीसी के दूसरे मेंबर्स इस बात से एग्री नहीं करते। उनका तर्क हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से इकोनॉमी धीमी हो सकती है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। एमपीसी के मेंबर्स के बीच मतभेद होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वे ये दर्शाते हैं कि इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इस बारे में बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। मेंबर्स की ये डिबेट ये इंश्योर करने में मदद करती है कि एमपीसी द्वारा लिए गए डिसीजंस केयरफुली लिए गए हैं और डिफरेंट अप्रोचेस पर विचार किया गया है। एमपीसी में मतभेद ये अनसर्टेनिटी पैदा कर सकते हैं कि अगली मीटिंग में कमेटी क्या डिसीजन लेगी।
इससे मार्केट में इनस्टेबिलिटी पैदा हो सकती है और इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए योजना या कोई भी प्लान बनाना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है रुख में बदलाव। आरबीआई केवल अपने प्लान में या रुख में बदलाव। आरबीआई केवल पॉलिसी रेट्स को बदलकर ही नहीं बल्कि अपनी पॉलिसी के रुख को बदलकर भी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। पॉलिसी स्टांस आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच को दर्शाता है जो ये निर्धारित करता है कि वो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस करना चाहता है। मान लीजिए अभी के टाइम में आरबीआई का रुख आवास वापसी है। इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन जो कि गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में वृद्धि है उसको कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए आरबीआई रेपो रेट्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। यदि आरबीआई का मानना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इकोनॉमी को समर्थन की ज़रूरत है तो वो अपना रुख न्यूट्रल में बदल सकता है। इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि या कटौती करने के लिए कम इच्छुक होगा और इकोनॉमी को गति देने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। पॉलिसी स्टैंस यानी पॉलिसी का रुख उसमें बदलाव इम्पोर्टेंट साइन दे सकता है जिसका इकोनॉमी पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रभाव पड़ सकता है। न्यूट्रल स्टांस ये साइन देता है कि आरबीआई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में वृद्धि नहीं करेगा या उसे बढ़ाएगा नहीं, जिससे उधार सस्ता हो जाएगा और इन्वेस्ट और खर्च को बढ़ावा मिलेगा। विस्तारवादी रुख जहां आरबीआई इंटरेस्ट रेट में कटौती करता है और पैसों की आपूर्ति बढ़ाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनकरेज कर सकता है, खासकर रिसेशन के दौरान। विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का खतरा है जो आरबीआई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक कारक। चुनाव का आरबीआई के निर्णय पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।